Chapter 3 Establishment of British Rule in India. We have read in the previous chapter about the decline of the Mughal Empire and rise of several regional kingdoms under governors, nobles and local chieftains acting as independent rulers. However, another significant development of the period was the arrival of traders and France of different countries like Portugal, Netherlands, France and England. We already know that Portuguese navigator Vasco da Gama discovered the sea route between India and Europe in 1498. The Portuguese were followed by the Dutch, French and English merchants who came to India to trade especially in spices and textiles. Here we will try to understand the process of how one of these groups of European traders became the rulers of India. हमने पिछले अध्याय में मुगल साम्राज्य के पतन, डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर और कई क्षेत्रीय राज्यों, रीजनल किंगडम्स के उदय के बारे में पढ़ा, जहां गवर्नर, नवाब और स्थानीय सरदार, नोबल्स एंड लोकल चीफ्टेन्स स्वतंत्र शासकों के रूप में कार्य कर रहे थे। हालांकि इस अवधि का एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, यूरोपीय व्यापारियों का भारत में आगमन था, जिनमें पुर्तगाल, नीदरलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड जैसी देशों के व्यापारी शामिल थे। हम पहले ही जानते हैं कि पुर्तगाली नाविक वास्को दा गामा ने 1498 में भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग, सी राउट, की खोज की थी। इसके बाद पुर्तगालियों के बाद डच, फ्रांसीसी, फ्रेंच और अंग्रेज, इंग्लिश व्यापारी भारत आए, जो विशेष रूप से मसाले, स्पाइसेस और वस्त्र, टेक्सटाइल्स व्यापार करने आए थे। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन यूरोपीय व्यापारियों में से किस प्रकार एक समूह भारत का शासक बन गया। यूरोपियन सेटलमेंट्स इन इंडिया। The Portuguese were the first group of European traders to reach India. In 1502, two fleets were dispatched under Vasco da Gama and Estevão da Gama. It was followed by Alfonso de Albuquerque in 1503. Alfonso was the real founder of the Portuguese Empire in the East. He succeeded Almeida, the first governor, in 1509 and captures Goa in 1510 AD from the Bijapur ruler. Goa became the center of their commercial and political power in India. पुर्तगाली यूरोपीय व्यापारियों का पहला समूह थे, जो भारत पहुंचे। 1502 में वास्को दा गामा और एस्तावाओ दा गामा के नेतृत्व में दो बेड़े, फ्लीट्स, भेजे गए थे। इसके बाद 1503 में अल्फांसो डी एल्बुकर्की ने भारत की ओर कदम बढ़ाया। अल्फांसो को पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर, माना जाता है। 1509 में उन्होंने पहले गवर्नर अल्मेडा की जगह ली और 1510 में गोवा को बीजापुर के शासक से जीतकर कब्जा कर लिया। गोवा पुर्तगालियों का भारत में वाणिज्यिक, कमर्शियल और राजनीतिक, पॉलिटिकल केंद्र बन गया। The success of Portuguese traders in India triggered a race among the other European powers for a share in the rich trade. In due course, the Portuguese were forced to surrender their monopoly of the Indian trade to their rivals after a series of fierce wars. भारत में पुर्तगाली व्यापारियों की सफलता ने अन्य यूरोपीय शक्तियों, यूरोपियन पावर्स, के बीच एक प्रतिस्पर्धा, रेस, को जन्म दिया, ताकि वे भी भारत के समृद्ध व्यापार में हिस्सा ले सकें।
समय के साथ पुर्तगालियों को अपनी व्यापार में मोनोपली छोड़नी पड़ी, जब उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वियों के साथ कई भीषण युद्धों फियर्स वॉर्स का सामना करना पड़ा। The Dutch were the first to challenge the monopoly of the Portuguese. The Dutch East India Company was formed in 1602, which was granted the right to carry on trade. The first conquered Java, then found a settlement at Tranquebar in Tanjore district in 1620 and once at Sempor in Bengal. Dutch पुर्तगालियों की व्यापार मोनोपली को चुनौती देने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, जिसे व्यापार करने का अधिकार राइट टू कैरी ऑन ट्रेड प्राप्त हुआ। सबसे पहले डचों ने जावा पर कब्जा किया, फिर 1620 में तंजोर डिस्ट्रिक्ट के ट्रंकेबार में एक बस्ती सेटलमेंट स्थापित की और बंगाल में भी सीमपोर में एक बस्ती बनाई। The Dutch effectively checked the English competition in the Malaya archipelago in 1623 AD and drove them out. The British now concentrated on India. The Dutch were mainly interested in the Spice Islands in Indonesia, where they established their hold and sold their Indian settlements to the British in 1845. डचों ने 1623 में मलया आर्किपेलेगो में इंग्लिश की प्रतिस्पर्धा को प्रभावी रूप से इफेक्टिवली चेक्ड किया और उन्हें वहां से निकाल दिया। अब ब्रिटिश ने भारत पर ध्यान कंसंट्रेटेड किया। डच मुख्य रूप से इंडोनेशिया के मसाले द्वीप स्पाइस आइलैंड्स में रुचि रखते थे, जहां उन्होंने अपना प्रभाव स्थापित किया और 1845 में अपने भारतीय बस्तियों को ब्रिटिशों को बेच दिया। English East India Company, started by a group of merchants. In 1600, Queen Elizabeth I gave it charter which granted the company the exclusive right to trade with the East. This meant that no other trading group from England could compete with the company. The company began its trading activities at the port of Surat. Indian rulers enthusiastically accommodated the newcomers in the hope of pitting them against the Portuguese. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत व्यापारियों के एक समूह द्वारा की गई थी। 1600 में रानी क्वीन एलिजाबेथ आई ने इसे एक चार्टर दिया, जिसने कंपनी को पूर्व ईस्ट के साथ व्यापार करने का विशेष अधिकार एक्सक्लूसिव राइट प्रदान किया। इसका मतलब था कि इंग्लैंड से कोई अन्य व्यापार समूह कंपनी के साथ प्रतिस्पर्धा कॉम्पीट नहीं कर सकता था। कंपनी ने अपने व्यापारिक कार्यों की शुरुआत सूरत के बंदरगाह पोर्ट से की। भारतीय शासकों ने नए व्यापारियों को गर्मजोशी से स्वीकार किया ताकि उन्हें पोर्चुगीज के खिलाफ खड़ा किया जा सके। The company defeated the Portuguese on the Sea of Surat in 1612 and revealed its naval strength. An imperial firman from Jahangir allowed the company to set up permanent factory at Surat in 1613. 2 years later, the British rights to trade in Gujarat. कंपनी ने 1612 में सूरत के समुद्र सी ऑफ सूरत में पुर्तगालियों को हराया और अपनी नौसैनिक शक्ति नेवल स्ट्रेंथ का प्रदर्शन किया। सम्राट जहांगीर से एक साम्राज्यिक फरमान इंपीरियल फरमान
प्राप्त हुआ, जिससे कंपनी को 1613 में सूरत में एक स्थायी कारखाना परमानेंट फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिली। 2 साल बाद ब्रिटिशों को गुजरात में व्यापार करने का अधिकार राइट्स टू ट्रेड मिल गया। Jahangir granted them permission to trade in his territories at Surat on the west coast and Hooghly in Bengal on the east. These and other locations on the peninsula became centers of international trade in spices, cotton, sugar, raw silk, saltpeter etc. जहांगीर ने उन्हें अपनी सीमाओं में सूरत, वेस्ट कोस्ट और हुगली, बंगाल में ईस्ट में व्यापार करने की अनुमति दी। ये और अन्य स्थान उपमहाद्वीप पेनिनसुला में मसाले, सूती वस्त्र, चीनी, कच्चा रेशम, नमक पेटी, सॉल्टपीटर आदि के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड के केंद्र बन गए। The French East India Company was formed in France in 1064 during the reign of Louis XIV. It was under the control of the state unlike the EEC, which was a private commercial venture of a few merchants. It established its factories at Surat in 1668 and Masulipatam, Puducherry, which later became the capital of the French-occupied territory in India, was founded in 1673. फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में फ्रांस में बनाई गई थी, जब लुईस XIV का शासन था। यह कंपनी ईक के विपरीत राज्य के नियंत्रण अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट में थी, जो एक निजी व्यापारिक उद्यम प्राइवेट कमर्शियल वेंचर था। फ्रांसीसी कंपनी ने 1668 में सूरत और मसूलीपट्टनम में अपने कारखाने फैक्ट्रीज स्थापित किए। पुडुचेरी, जो बाद में भारत में फ्रांसीसी आधिकारिक क्षेत्र फ्रेंच ऑक्यूपाइड टेरिटोरी की राजधानी कैपिटल बना, 1673 में स्थापित हुआ। Anglo-French rivalry and trade wars. The Carnatic Wars. Carnatic was state-ruled by a Nawab under the Nizam, with its capital at Erkot. The Nawab was now acting independently. Tanjore was a Maratha Jagir, while Madurai and Tiruchirappalli were both under the Nawab of Carnatic. Mysore was a Hindu kingdom under the Vodaya dynasty. कर्नाटक एक राज्य था जिसे निजाम के तहत एक नवाब द्वारा शासित किया जाता था और इसकी राजधानी अर्कोट थी। नवाब अब स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था। तंजौर एक मराठा जागीर थी और मदुराई और तिरुचिरापल्ली दोनों कर्नाटक के नवाब के तहत थे। मैसूर एक हिंदू राज्य था जो वोडेयर डायनेस्टी के तहत शासित था। To extend their territories, the Marathas attacked Karnataka and killed its Nawab, Dost Ali. Safdar Ali became Nawab at Erkot and Chanda Sahib at Tiruchirappalli. Safdar Ali was stabbed to death in 1742 and Chanda Sahib was attacked and imprisoned by the Marathas. The Nizam appointed Anwaruddin as the guardian of the minor son of Safdar Ali. Anwar killed the minor prince and became the Nawab. अपने क्षेत्रों का विस्तार extend their territories करने के लिए मराठों ने कर्नाटक पर हमला किया और उसके नवाब दोस्त अली को मार डाला। सफदर अली आरकोट में नवाब बने और चंदा साहिब
तिरुचिरापल्ली में नवाब बने। 1742 में सफदर अली को हत्या कर दी गई और चंदा साहिब को मराठों द्वारा हमला कर बंदी बना लिया गया। निजाम ने सफदर अली के छोटे बेटे का संरक्षक गार्डियन अनवरुद्दीन नियुक्त किया। अनवर ने छोटे राजकुमार को मार डाला और खुद नवाब बन गए। After the invasion of Nadir Shah, the British and the French both sought political power as the weakness of the Mughal Empire was exposed. These countries were traditional rivals and thus there was intense competition between the two companies. This resulted in a war which lasted for about 20 years. It was fought in the Carnatic region in South India, because both the companies wanted to have trade monopoly. These wars are collectively known as the Carnatic Wars. शाह के आक्रमण इन्वेजन ऑफ नादिर शाह के बाद ब्रिटिश और फ्रांसीसी फ्रेंच दोनों ने राजनीतिक शक्ति पॉलिटिकल पावर प्राप्त करने की कोशिश की, क्योंकि मुगल साम्राज्य की कमजोरी वीकनेस ऑफ द मुगल एम्पायर सामने आई थी। ये दोनों देश पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी ट्रेडिशनल राइवल्स थे और इस प्रकार दोनों कंपनियों के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा इंटेंस कंपटीशन थी। इसके परिणामस्वरूप एक युद्ध वॉर हुआ जो लगभग 20 सालों तक चला। यह युद्ध दक्षिण भारत के कर्नाटिक क्षेत्र कर्नाटिक रीजन में लड़ा गया, क्योंकि दोनों कंपनियां व्यापार की ट्रेड मोनोपोली हासिल करना चाहती थी। इन युद्धों को एक साथ कर्नाटिक युद्ध कर्नाटिक वॉर्स के रूप में जाना जाता है। दी फर्स्ट कर्नाटिक वॉर 1746 से 1748। In 1740, Austrian War of Succession broke out in Europe. In this war, England and France took opposite sides. This naturally resulted in war between their trading companies in India. This war is known as First Carnatic War. In the events that followed, Dupleix, the French governor of Puducherry, captured Fort St. George in Madras in 1746. The British tried to recapture it but failed. Meanwhile, the Austrian War of Succession ended in 1748 with the signing of the Treaty of Aix-la-Chapelle, and so did the First Carnatic War. Under the terms of the treaty, Madras was returned to the English East India Company. 1740 में यूरोप में ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हुआ। इस युद्ध में इंग्लैंड और फ्रांस ने एक दूसरे के विपरीत पक्षों पर युद्ध लड़ा। इसका स्वाभाविक परिणाम भारत में दोनों देशों की व्यापार कंपनियों ट्रेडिंग कंपनीज के बीच युद्ध वॉर था। इस युद्ध को पहला कर्नाटिक युद्ध फर्स्ट कर्नाटिक वॉर कहा जाता है। इसके परिणामस्वरूप पुडुचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूप्लेक्स ने 1746 में मद्रास में स्थित फोर्ट सेंट जॉर्ज पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिशों ने इसे फिर से काबू करने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। इस बीच ऑस्ट्रियाई युद्ध की समाप्ति 1748 में हुई और एक्स-ला-चैपेल ट्रीटी ऑफ एआइक्स-ला-चैपेल पर हस्ताक्षर साइनिंग के साथ पहला कर्नाटिक युद्ध भी समाप्त हो गया। इस संधि के तहत मद्रास को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस लौटा दिया गया। This war raised the prestige of Dupleix because apart from seizing Fort St. George,
he had also defeated Nawab Anwaruddin of Erkot. It so happened that when Dupleix captured Madras, the French naval commander returned it to the British for bribe. Now Dupleix sought the help of Anwaruddin, the Nawab of Carnatic, and promised to hand over Madras to him if he helped Dupleix to recapture it. इस युद्ध ने डुप्लेक्स की प्रतिष्ठा, प्रेस्टीज, बढ़ाई, क्योंकि फोर्ट सेंट जॉर्ज को कब्जा करने के अलावा उन्होंने आरकोट के नवाब अनवरुद्दीन को भी हराया। ऐसा हुआ कि जब डुप्लेक्स ने मद्रास पर कब्जा किया तो फ्रांसीसी नौसेना कमांडर, फ्रेंच नेवल कमांडर, ने इसे एक रिश्वत, ब्राइब, के बदले ब्रिटिशों को वापस कर दिया। अब डुप्लेक्स ने आरकोट के नवाब अनवरुद्दीन की मदद, हेल्प, मांगी और वादा किया कि अगर वह मद्रास को फिर से कब्जा करने में मदद करेगा तो उसे मद्रास सौंप दिया जाएगा। The Nawab helped Dupleix, but he failed to keep his promise because, under the Treaty of Alix-la-Chapelle, Madras was to be returned to the English. In a battle near Adyar in Madras, the disillusioned Anwaruddin fought with Dupleix, but was defeated. नवाब ने डुप्लेक्स की मदद की, लेकिन वह अपना वादा पूरा नहीं कर सके, क्योंकि एक्सला-चैपल संधि, ट्रीटी ऑफ एआई-एक्सला-चैपल, के तहत मद्रास को ब्रिटिशों को वापस करना था। मद्रास के पास अड्यार में एक युद्ध, बैटल, के दौरान निराश, डिसइल्यूशन्ड, नवाब अनवरुद्दीन ने डुप्लेक्स से लड़ाई की, लेकिन वह पराजित, डिफीटेड, हो गए। द सेकेंड कर्नाटिक वॉर 1748 से 1754। It was an unofficial war fought between the trading companies of England and France when there was peace between them in Europe. Nizam Asaf Jah died in 1748. The throne of Hyderabad was fiercely contested by his son Nasir Jung and grandson Muzaffar Jung. This resulted in civil war. यह एक अनौपचारिक युद्ध, अनऑफिशियल वॉर, था जो इंग्लैंड और फ्रांस की व्यापार कंपनियों, ट्रेडिंग कंपनीज, के बीच लड़ा गया, जब यूरोप में उनके बीच शांति, पीस, थी। 1748 में निजाम आसफ जाह की मृत्यु हो गई। हैदराबाद की गद्दी, थ्रोन, के लिए उनके बेटे नासिर जंग और पोते मुज़फ्फर जंग के बीच कड़ा संघर्ष, फियर्सली कंटेस्टेड, हुआ, जिससे गृहयुद्ध, सिविल वॉर, की स्थिति उत्पन्न हो गई। The ambitious French governor Dupleix helped Chanda Sahib, the son-in-law of Dost Ali, and Muzaffar Jung with his well-trained French army. आकांक्षी फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेक्स, फ्रेंच गवर्नर ड्यूपलेक्स, ने चंदा साहिब, जो दोस्त अली के दामाद, सन-इन-लॉ, थे, और मुज़फ्फर जंग की मदद की, और इसके लिए उन्होंने अपनी अच्छी तरह से प्रशिक्षित, वेल ट्रेन्ड, फ्रांसीसी सेना, फ्रेंच आर्मी, का उपयोग किया। They succeeded in installing Muzaffar Jung as Nizam and Chanda Sahib as Nawab of Carnatic after Anwaruddin was killed in 1749 while fighting against the French at Ambur. In return, the French received many grants as gifts as well as trading monopoly in South India. उन्होंने 1749 में, जब अनवरुद्दीन को फ्रांसीसियों के खिलाफ अंबर में लड़ते हुए मार दिया गया, मुज़फ्फर जंग को निजाम और चंदा साहिब को कर्नाटिक का नवाब स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। इसके बदले में फ्रांसीसियों को कई उपहार, ग्रांट्स, मिले और दक्षिण भारत, साउथ इंडिया,
में व्यापार की मोनोपली, ट्रेडिंग मोनोपली, मिल गई। The growing influence of the French threatened British trade in the Carnatic. The British decided to support Muhammad Ali, the son of the late Nawab Anwaruddin of Carnatic. The British forces, led by Robert Clive, attacked and occupied Erkot. The French were defeated and Chanda Sahib was put to death. Muhammad Ali was made the Nawab of Carnatic and the British were now in complete control of Carnatic. फ्रांसीसियों का बढ़ता हुआ प्रभाव, ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, ब्रिटिश व्यापार, ब्रिटिश ट्रेड के लिए खतरा बन गया था। ब्रिटिशों ने कर्नाटक के मरे नवाब अनवरुद्दीन के बेटे मोहम्मद अली का समर्थन करने का निर्णय लिया। ब्रिटिश सेना, जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया, ने अर्कोट पर हमला किया और इसे कब्जा कर लिया। फ्रांसीसी हार गए और चंदा साहिब को मृत्युदंड, पुट टू डेथ, दे दिया गया। मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बना दिया गया और ब्रिटिश अब कर्नाटक पर पूरी तरह से नियंत्रण, कंप्लीट कंट्रोल कर चुके थे। Dupleix tried to regain his lost glory, but the French government recalled him in 1754. The war between two companies came to an end after the Treaty of Puducherry, in which the British and the French restored territories captured from each other. Dupleix ने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा, लॉस्ट ग्लोरी, को फिर से प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन 1754 में फ्रांसीसी सरकार, फ्रेंच गवर्नमेंट, ने उसे रिकॉल्ड, बुला लिया। ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच युद्ध, वॉर, तब समाप्त, एंड, हुआ जब पुडुचेरी की संधि, ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी, हुई, जिसमें दोनों कंपनियों ने एक दूसरे से कब्जा की गई भूमि, टेरिटोरीज, को फिर से बहाल किया, रिस्टोर्ड। दी थर्ड कर्नाटिक वॉर, 1756 से 1763। The Third Carnatic War followed just 2 years later, in 1756. Once again it was an echo of a European war, the 7 Years' War, which broke out in Europe. तीसरा कर्नाटिक युद्ध केवल 2 साल बाद, 1756 में शुरू हुआ। यह फिर से एक यूरोपीय युद्ध, 7 साल का युद्ध, 7 Years' War, का प्रतिध्वनि, एको, था, जो यूरोप में छिड़ा था। The Third Carnatic War was the last in series of 18th century conflict between the French and the British for supremacy in the region. The first 2 Carnatic Wars were mainly fought on the eastern coast of southern India, but the Third Carnatic War crossed the limits of the south to reach the eastern province of Bengal. The British had defeated Nawab Siraj-ud-Daulah of Bengal in the Battle of Plassey and captured the province. It helped the British because they could utilize the rich resources of Bengal to finance their Carnatic wars. Thus, they succeeded in demolishing the French plans for control of the country. The final blow was dealt in 1760, when the British forces, led by Sir Ayacoot, defeated the French army. The French defended Pondicherry bravely but surrendered on 16 January 1761. तीसरा कर्नाटिक युद्ध 18वीं सदी के फ्रांसीसी और ब्रिटिशों के बीच संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट, की श्रृंखला में अंतिम, लास्ट, था, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में प्रभुत्व, सुप्रीमेसी, प्राप्त करना था। पहले 2 कर्नाटिक युद्ध मुख्य रूप से दक्षिणी भारत के पूर्वी तट, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ सदर्न इंडिया, पर लड़े गए थे, लेकिन तीसरे कर्नाटिक युद्ध ने दक्षिण की सीमाओं को पार कर बंगाल के पूर्वी प्रांत, ईस्टर्न प्रोविंस,
तक पहुंचने का रास्ता बनाया। ब्रिटिशों ने प्लासी की लड़ाई, बैटल ऑफ प्लासी, में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया और प्रांत पर कब्जा कर लिया। इससे ब्रिटिशों को मदद मिली क्योंकि वे बंगाल के समृद्ध संसाधनों, रिच रिसोर्सेज, का उपयोग अपने कर्नाटिक वॉर्स को वित्तपोषित, फाइनेंस करने में कर सके। इस प्रकार उन्होंने फ्रांसीसियों की देश में नियंत्रण, कंट्रोल की योजनाओं, प्लान्स को नष्ट करने में सफलता प्राप्त की। अंतिम आघात, फाइनल ब्लो, 1760 में तब पड़ा जब ब्रिटिश सेना, जिसका नेतृत्व सर आयारकूट कर रहे थे, ने फ्रांसीसी सेना को हराया। फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी की रक्षा बहादुरी से की, लेकिन 16 जनवरी 1761 को उन्हें आत्मसमर्पण सरेंडर करना पड़ा। The 7 Years' War was a war that took place between 1754 and 1763, with the main conflict being on the period between 1756 से 1763। 7 साल का युद्ध 1754 से 1763 तक लड़ा गया था, जिसमें मुख्य संघर्ष 1756 से 1763 के बीच था। Eventually, the French lost all their possessions in India. The war ended in 1763 with the Treaty of Paris, and with it ended the French pursuit of Empire of India. As per the terms of the treaty, Puducherry was restored to the French as center of trade. They were not allowed to fortify it. With the end of the Third Carnatic War, French adventurism in India also ended, throwing the field open for the British conquest of the rest of India. अंततः फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी सभी संपत्तियां खो दी। युद्ध 1763 में पेरिस की संधि, ट्रीटी ऑफ पेरिस, के साथ समाप्त हुआ, और इसके साथ ही भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य की खोज, परसुइट ऑफ एम्पायर, भी समाप्त हो गई। संधि के अनुसार पुडुचेरी को व्यापार के केंद्र, सेंटर ऑफ ट्रेड, के रूप में फ्रांसीसियों को पुनः सौंपा गया, लेकिन उन्हें इसे किलाबंदी, फोर्टिफाई करने की अनुमति नहीं दी गई। तीसरे कर्नाटिक युद्ध के अंत के साथ भारत में फ्रांसीसी साहसिकता, फ्रेंच एडवेंचरिज्म, भी समाप्त हो गई, और यह क्षेत्र ब्रिटिशों के लिए भारत के बाकी हिस्सों पर कब्जा, कॉन्क्वेस्ट, करने के लिए खुल गया। Wars with Indian rulers. Bengal. The East India Company came to Bengal in 1650, when the Mughal emperor allowed the company to settle in Bengal and trade free of duty on annual payment of 3000 taka. Within a few years, the company's trade began to expand rapidly. In the late 17th century, their intrusion into the internal trade of Bengal became cause of conflict. They openly ignored the rules of trade laid down by the Mughal ruler. In retaliation, Aurangzeb declared war on them in 1686 and completely routed them. The company, after realizing their mistakes, sought pardon. East India Company 1650 में बंगाल आई, जब मुगल सम्राट, मुगल एम्परर, ने कंपनी को बंगाल में बसने और व्यापार करने की अनुमति दी, बशर्ते वह हर साल 3000 टाका का भुगतान करें और किसी भी शुल्क, ड्यूटी, से मुक्त रहें। कुछ ही वर्षों में कंपनी का व्यापार, ट्रेड, तेजी से बढ़ने लगा। 17वीं शताब्दी के अंत, लेट 17th सेंचुरी, में कंपनी का बंगाल के आंतरिक व्यापार में हस्तक्षेप, इंट्रूजन,
एक संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट का कारण बना। उन्होंने मुगल शासक द्वारा निर्धारित व्यापार नियमों, रूल्स ऑफ ट्रेड की खुलकर अवहेलना, इग्नोर की। इसके परिणामस्वरूप औरंगजेब ने 1686 में कंपनी के खिलाफ युद्ध वॉर घोषित किया और उन्हें पूरी तरह से पराजित राउटेड कर दिया। कंपनी ने अपनी गलतियों मिस्टेक्स को समझते हुए माफी पार्डॉन मांगी। अली वार्डी खान, रूलर ऑफ बंगाल, was a wise and able administrator. He was succeeded by his grandson Sirajuddaulah in 1756. The young Nawab protested the unlawful activities of the company. These activities mainly included unauthorized fortifications of Fort William, illegal private trade and abuse of royal farmland, and shelter given to the enemies of Nawab. बंगाल के शासक अली वार्डी खान एक समझदार और सक्षम प्रशासक वाइज एंड एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे। उनके बाद 1756 में उनके पोते सिराजुद्दौला ने सत्ता संभाली। युवा नवाब ने कंपनी की अवैध गतिविधियों अनलॉफुल एक्टिविटीज का विरोध प्रोटेस्ट किया। इन गतिविधियों में मुख्य रूप से फोर्ट विलियम की अवैध किलाबंदी, अनऑथराइज्ड फोर्टिफिकेशंस, अवैध निजी व्यापार, इलीगल प्राइवेट ट्रेड और शाही फरमान रॉयल फार्मलैंड का दुरुपयोग, अब्यूज और नवाब के शत्रुओं एनिमीज ऑफ नवाब को शरण देना शामिल था। द नवाब सेंट many reminders to Kolkata, for amicable settlement of the dispute, but the English paid no heed to them. This infuriated the Nawab and he ordered his forces to occupy Kasimbazar factory. After the surrender of factory chief, the Nawab marched upon Kolkata and captured it. नवाब ने कोलकाता को विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान एमिकेबल सेटलमेंट करने के लिए कई बार याद दिलवाया, लेकिन इंग्लिश ने उन्हें नजरअंदाज पे नो हीड किया। इससे नवाब को गुस्सा इन्फ्यूरिएटेड आ गया और उन्होंने अपने सैनिकों को कसिम्बजर कारखाना फैक्ट्री पर कब्जा करने का आदेश दिया। कारखाना प्रमुख फैक्ट्री चीफ के आत्मसमर्पण सरेंडर के बाद नवाब ने कोलकाता की ओर मार्च किया और उसे कब्जा कर लिया। The British in Bengal asked the Madras Presidency for reinforcements. Robert Clive was sent to Kolkata, with Admiral Charles Watson. They recovered Kolkata, in January 1757. Sirajuddaulah was compelled to sign the Aligarh Treaty with the English. बंगाल में ब्रिटिश ने मद्रास प्रेसिडेंसी से मदद रीइंफोर्समेंट्स मांगी। रॉबर्ट क्लाइव को एडमिरल चार्ल्स वाटसन के साथ कोलकाता भेजा गया। उन्होंने जनवरी 1757 में कलकत्ता को पुनः प्राप्त रिकवर्ड किया। सिराजुद्दौला को इंग्लिश के साथ अलीनगर संधि अलीगढ़ ट्रीटी पर हस्ताक्षर साइन करने के लिए कंपेल्ड किया गया। The main provisions of the treaty were to allow the company all the privileges sanctioned to them by the then Mughal Emperor Farrukhsiyar. कंपनी को उस समय के मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा स्वीकृत सैंक्शनड सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों प्रिविलेजेस की अनुमति दी जाए।
to exempt all the English goods passing through Bengal from custom duties. बंगाल से गुजरने वाले सभी अंग्रेजी माल, इंग्लिश गुड्स, को कस्टम शुल्क, कस्टम ड्यूटीज से मुक्त, एग्जेम्प्ट किया जाए. To allow the company to coin money in Calcutta, कोलकाता. कंपनी को कलकत्ता, कोलकाता में अपनी मुद्रा, कॉइन मनी, जारी करने की अनुमति दी जाए. To allow the British to fortify Calcutta, कोलकाता without any hindrance. ब्रिटिशों को कलकत्ता, कोलकाता को बिना किसी रुकावट, हिंड्रेंस के किलाबंदी, फोर्टिफाई करने की अनुमति दी जाए. The treaty was humiliating for Sirajuddaulah, but his principal advisors and ministers advised him to accept it. यह संधि सिराजुद्दौला के लिए अपमानजनक, ह्यूमिलिएटिंग थी, लेकिन उनके प्रमुख सलाहकारों, प्रिंसिपल एडवाइजर्स और मंत्रियों, मिनिस्टर्स ने उन्हें इसे स्वीकार, एक्सेप्ट करने की सलाह दी. बैटल ऑफ प्लासे 1757. Robert Clive, who started his career in the company as a clerk, was a clever man. Recognizing the weakness of the political structure in Bengal, he conspired with some of the corrupt members of the Nawab's court such as Mir Jafar, the commander, Jagat Seta, the banker of Bengal, and Amichand, the treasurer. Mir Jafar was assured by the British that he would be the next Nawab of Bengal after Sirajuddaulah was deposed. Robert Clive, जिन्होंने कंपनी में अपने करियर की शुरुआत एक क्लर्क के रूप में की थी, एक चतुर व्यक्ति, क्लेवर मैन थे. बंगाल में राजनीतिक संरचना की कमजोरी, वीकनेस ऑफ द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को पहचानते हुए उन्होंने नवाब के दरबार के कुछ भ्रष्ट, करप्ट सदस्यों जैसे मीर जफर जो सेना के कमांडर थे, जगत सेठ है जो बंगाल के बैंकर थे, और अमीचंद जो खजांची ट्रेजर थे, के साथ साजिश कंस्पायर्ड की. मीर जाफर को ब्रिटिशों ने यह आश्वासन दिया कि अगर सिराजुद्दौला को अपदस्थ, डिपोस्ट कर दिया जाता है तो वह बंगाल के अगले नवाब होंगे. The war was inevitable due to fast-changing circumstances. The British accused Sirajuddaulah of conspiring with the French against them, and Robert Clive with small army of 8,000 European soldiers marched towards Murshidabad. In the Battle of Plassey, Sirajuddaulah was defeated, imprisoned and later killed. Mir Jafar and his troop did not participate in the war. इस युद्ध, वॉर का होना अपरिहार्य, इनेविटेबल था, क्योंकि परिस्थितियां तेजी से बदल रही थी. ब्रिटिशों ने सिराजुद्दौला पर यह आरोप लगाया कि वह फ्रांसीसियों के साथ उनके खिलाफ साजिश, कंस्पायरिंग विद दी फ्रेंच अगेंस्ट देम, कर रहे थे, और रॉबर्ट क्लाइव ने 8,000 यूरोपीय सैनिकों, यूरोपियन सोल्जर्स की एक छोटी सी सेना के साथ मुर्शिदाबाद की ओर मार्च किया. प्लासी की लड़ाई, बैटल ऑफ प्लासे में सिराजुद्दौला को पराजित, डिफीटेड, बंदी, इम्प्रिजन्ड किया गया और बाद में मारा, किल्ड दिया गया. मीर जाफर और उनकी सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया, डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दी वॉर. Mir Jafar was made the Nawab. The company rewarded him with the grant of the Jagirdari of 24 Parganas, and a huge sum was paid to the officers, including Clive. The company got undisputed rights to free trade. Mir Jafar को नवाब बना दिया गया, made the Nawab. कंपनी ने उन्हें 24 परगनों की जागीर,
जागीरदारी का अनुदान ग्रांट दिया और अधिकारियों को एक बड़ी राशि ह्यूज सम दी, जिसमें क्लाइव भी शामिल थे। कंपनी को स्वतंत्र व्यापार फ्री ट्रेड के अधिकार बिना किसी विवाद अनडिस्प्यूटेड राइट्स के मिल गए। The Battle of Plassey is an important landmark in the history of India. It marked the first step in the transformation of a small trading company into the supreme political power. The British got a platform from where they eventually conquered the whole of India. प्लासी की लड़ाई बैटल ऑफ प्लासी भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है। इसने एक छोटे व्यापारिक कंपनी स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी को सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति सुप्रीम पॉलिटिकल पावर में बदलने की प्रक्रिया ट्रांसफॉर्मेशन की पहली कड़ी फर्स्ट स्टेप को चिह्नित किया। ब्रिटिशों को यहाँ से एक ऐसा मंच प्लेटफॉर्म मिला जिससे उन्होंने अंततः भारत के पूरे हिस्से होल ऑफ इंडिया को जीत कॉन्कर्ड लिया। द बैटल ऑफ बक्सर 1764। मीर जफर is also double-crossed by the British. During the 3-year rule of Mir Jafar, the company's officials extorted money from the Nawab and siphoned off huge sums from the treasury. Harassed by the British, hard-pressed for funds and facing a revolt in his province, it is not surprising that Mir Jafar began to turn against the company. This only provided the British an opportunity to replace him with Mr. Qasim, his son-in-law. मीर जफर को भी ब्रिटिशों द्वारा धोखा दिया गया डबल क्रोस्ड। मीर जाफर के 3 साल के शासन रूल के दौरान कंपनी के अधिकारियों कंपनीज ऑफिशियल्स ने नवाब से पैसा निकालने एक्सटॉर्टेड मनी और खजाने ट्रेशरी से बड़ी राशि को निकालने साइफोन्ड ऑफ ह्यूज सम्स का काम किया। ब्रिटिशों द्वारा लगातार परेशान हरास्ड धन की कमी हार्ड प्रेस्ड फॉर फंड्स और अपने प्रांत में विद्रोह रिवोल्ट का सामना करते हुए यह आश्चर्यजनक नहीं था कि मीर जाफर ने कंपनी के खिलाफ टर्न अगेंस्ट द कंपनी कदम उठाया। इससे ब्रिटिशों को मीर जाफर को उनके दामाद सन इन लॉ मीर कसिम से बदलने का अवसर मिल गया। मीर कसिम was competent ruler. As soon as he became the Nawab, he shifted his capital from Murshidabad to Mongia to distance himself from the constant interference of the British. He was the last ruler who tried to reassert his authority. He trimmed state expenditure, removed all the incompetent officials who were close to the British, and hired Europeans to train his army. He also introduced some administrative reforms soon. He came in direct conflict with the British because of the legal restrictions imposed on internal trade. मीर कासिम एक सक्षम शासक कॉम्पिटेंट रूलर थे। जैसे ही वह नवाब बने उन्होंने मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी कैपिटल को मोंगिया में स्थानांतरित कर दिया ताकि वह ब्रिटिशों के निरंतर हस्तक्षेप इंटरफेरेंस से दूर रह सकें। वह आखिरी शासक थे जिन्होंने अपनी सत्ता अथॉरिटी को फिर से स्थापित रिएसर्ट करने की कोशिश की। उन्होंने राज्य के खर्च स्टेट एक्सपेंडिचर को घटाया, सभी अयोग्य अधिकारियों इनकॉम्पिटेंट ऑफिशियल्स को हटाया जो ब्रिटिशों के करीबी थे और अपनी सेना को प्रशिक्षित ट्रेंड करने के लिए यूरोपियंस भर्तियों हायर्ड को नियुक्त किया। उन्होंने कुछ प्रशासनिक सुधार एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी लागू किए। जल्द ही वह ब्रिटिशों के साथ सीधे संघर्ष डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ गए
क्योंकि उन्होंने आंतरिक व्यापार इंटरनल ट्रेड पर लगाए गए कानूनी प्रतिबंधों लीगल रिस्ट्रिक्शंस का विरोध किया। मीर कासिम ordered the abolition of all internal trade duties. This led to an attack on the city of Patna by the British, and after defeating Mir Qasim, the company reinstated Mr. Jafar as Nawab. Mir Qasim joined hands with Shujauddaulah, Nawab of Awadh, and Mughal Emperor Shah Alam II, and their combined forces met the company's army at Buxar in October 1764. मीर कासिम ने सभी आंतरिक व्यापार शुल्क इंटरनल ट्रेड ड्यूटीज को समाप्त एबॉलिशन करने का आदेश दिया। इसके परिणामस्वरूप ब्रिटिशों ने पटना पर हमला अटैक किया और मीर कासिम को पराजित डिफीटेड करने के बाद कंपनी ने मीर जाफर मिस्टर जफर को फिर से नवाब के रूप में बहाल रीइंस्टेट कर दिया। मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम II के साथ हाथ मिलाया और उनके संयुक्त कंबाइंड बलों फोर्सेस ने अक्टूबर 1764 में बक्सर में कंपनी की सेना कंपनीज आर्मी से सामना किया। The combined forces were badly defeated by the British forces, led by Major Munro. Mir Qasim fled by the battle and died in obscurity, probably in Delhi in 1777. The Nawab of Awadh and Shah Alam surrendered. The war came to an end by the Treaty of Allahabad, Prayagraj. The British obtained the right to collect land revenue in Bengal, Bihar and Odisha. Robert Clive was appointed the Governor and Commander-in-Chief of the English Army in Bengal in 1765. संयुक्त बलों कंबाइंड फोर्सेस को ब्रिटिश फोर्सेस ने बुरी तरह से हरा दिया, बैडली डिफीटेड, जिसका नेतृत्व मेजर मनरो कर रहे थे। मीर कासिम युद्ध बैटल से भाग गए, फ्लेड, और वे अज्ञात ऑब्सक्योरिटी मृत्यु डाइड में सन्नाटे में गुजर गए, शायद दिल्ली में 1777 में। अवध के नवाब और शाह आलम ने आत्मसमर्पण सरेंडर कर दिया। युद्ध वॉर का समापन एंड इलाहाबाद की संधि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से हुआ। ब्रिटिशों को बंगाल बिहार और ओडिशा में भूमि राजस्व लैंड रेवेन्यू एकत्र करने का अधिकार राइट प्राप्त हुआ। रॉबर्ट क्लाइव को 1765 में बंगाल में इंग्लिश आर्मी का गवर्नर और गवर्नर एंड कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया। डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट 1765 से 1772। The Battle of 1764 laid the firm ground for the establishment of British sovereignty in Bengal. Robert Clive was made the Governor of Bengal for second time in 1765. As per the Allahabad, Prayagraj Treaty, 1764 की लड़ाई बैटल ऑफ 1764 ने बंगाल में ब्रिटिश संप्रभुता ब्रिटिश सॉवरेंटी की स्थापना के लिए मजबूत नींव फर्म ग्राउंड रखी। रॉबर्ट क्लाइव को 1765 में दूसरी बार बंगाल का गवर्नर ऑफ बंगाल नियुक्त किया गया। इलाहाबाद प्रयागराज की संधि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अनुसार The company acquired both Nijamat as well as Diwani over Bengal, Bihar and Odisha.
Robert Clive knew that collecting revenue of Diwani from vast area like Bengal, Bihar and Odisha was not an easy task. Thus, he decided to give the responsibility of revenue collection to Indians. He appointed two deputy Diwans, who were mainly responsible for carrying out the work of the Diwani. In this way, Robert Clive introduced the dual system of government, where the real power vested in the company but the responsibility of administration was exercised through Indian agencies. कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार एंड ओडिशा में निजामत और दीवानी दोनों का अधिकार प्राप्त एक्वायर्ड किया। रॉबर्ट क्लाइव को यह पता था कि इतने बड़े क्षेत्र बंगाल, बिहार एंड ओडिशा से दीवानी का राजस्व रेवेन्यू एकत्रित करना कलेक्टिंग रेवेन्यू कोई आसान काम नहीं था। इसलिए उन्होंने राजस्व संग्रहण की जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन भारतीयों इंडियंस को सौंपने का निर्णय लिया। उन्होंने 2 उपदीवान डेप्यूटी दीवान्स नियुक्त किए जो मुख्य रूप से दीवानी के कार्य वर्क ऑफ द दीवानी को निभाने के लिए जिम्मेदार थे। इस तरह रॉबर्ट क्लाइव ने शासन की द्वितीय प्रणाली डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की शुरुआत की, जिसमें असल शक्ति रियल पावर कंपनी के पास थी, लेकिन प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी भारतीय एजेंसियों इंडियन एजेंसीज के माध्यम से निभाई जाती थी। द पीपल ऑफ बंगाल सफर्ड इमेंसली अंडर दिस सिस्टम। Even during the famine in 1770, neither the company nor the Nawab provided any relief to the people. The dual system of government in Bengal ended in 1772. Bengal was brought under the direct control of the company. The new Governor-General, Warren Hastings, 1772 से 1785 embarked on further expansion of British influence in India. इस प्रणाली के तहत बंगाल के लोग अत्यधिक कष्ट suffered immensely उठाए। यहाँ तक कि 1770 के अकाल famine in 1770 के दौरान न तो कंपनी और न ही नवाब ने लोगों को कोई राहत रिलीफ दी। बंगाल में द्वितीय शासन प्रणाली डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट 1772 में समाप्त एंडेड हो गई। बंगाल को अब कंपनी के सीधे नियंत्रण डायरेक्ट कंट्रोल में ला दिया गया। नए गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से 1785 ने भारत में ब्रिटिश प्रभाव ब्रिटिश इन्फ्लुएंस का और विस्तार फर्दर एक्सपेंशन करने की शुरुआत एम्बार्क्ड की।